तो वेव के अंदर वेव मोशन जो है उसमें दो टाइप की वेव मोशन है, या उससे पहले रीजन ऑफ वेव बता रखा है कि रीजन ऑफ वेव है इलास्टिसिटी और इनर्शिया। ये दो रीजन है जिससे कि वेव मोशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आप किसी भी स्टोन को जब हिट करते हो किसी भी वाटर की सरफेस पे, तो वाटर की सरफेस ऊपर नीचे जाती है, तो यानी कि मीडियम इलास्टिक है और इसमें क्या है वो रुकती नहीं है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, इनर्शिया। दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। टाइप ऑफ वेव की बात करते हो, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, दो टाइप की वेव्स हैं। मैकेनिकल जिसके अंदर आपको मीडियम चाहिए किसी भी वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, नॉन मैकेनिकल में नहीं चाहिए। मैकेनिकल दो टाइप की है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो जो लॉन्गिट्यूडनल है वो रेरिफेक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो आगे की तरफ बढ़ती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ए और किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट y है। वेव की जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, दोनों के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव जो क्रेस्ट और ट्रफ में ट्रेवल करती हैं, स्प्रिंग में ट्रेवल करती हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में, तो वो उसके जो सॉलिड के अंदर जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो है। और स्ट्रेच स्ट्रिंग में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय न्यू पे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन जैसे कि साउंड है वो अगर ट्रेवल करती है सॉलिड में, तो ये फॉर्मूला है k फॉर बल्क मॉडुलस है, ईटा फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। और अगर स्टील रॉड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर स्टील रॉड गिवन होगा उसमें अंडर रूट ऑफ y बाय रो y इज यंग्स मॉडुलस। लिक्विड या गैसेस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ k बाय रो, k का मतलब बल्क मॉडुलस, रो का मतलब डेंसिटी। न्यूटन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ k बाय रो। अभी मैंने फॉर्मूला बोला, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो k जो आपका न्यूटन फॉर्मूला है वो k को यूज करता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे, लेकिन इससे रिजल्ट सही नहीं आया था, इसको छोड़ देना चाहिए। लैपलेस ने इसका सही आंसर दिया था, तो k एडियाबैटिक बनाया था, तो k एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑन एडियाबैटिक कंडीशन बाय रो, ये इसका फॉर्मूला है। इसको अगर मॉडिफाई करें तो वेलोसिटी का सेकंड फॉर्मूला याद रखना है, रो इंटू पी बाय रो, गामा इंटू पी बाय रो। गामा का मतलब है सी पी बाय सी वी फॉर एयर, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर 332.5 मीटर पर सेकंड है, ये भी याद रखना है। फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं आ सकते हैं, तो डेंसिटी, तो v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी है। ह्यूमिडिटी में प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर से डेंसिटी घटती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। टेम्परेचर में, टेम्परेचर के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत यूज होता है, गामा आर टी बाई एम, तो अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम यूज करना है। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, याद रखना। एम्पलीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं है, बस ये फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव में आपको ये बता रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आए हैं। वेव जब प्रोपोगेट करती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है y है किसी भी इंस्टेंट पर, वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और याद रखना k का मतलब है ओमेगा बाई वी। उसी तरीके से k का मतलब है 2 पाई बाय लैम्डा, कुछ भी याद कर लो, वैसे ओमेगा बाई वी काफ़ी फेमस है, हमने ये वेव के अंदर भी वो याद किया हुआ है। ये फॉर्मूला भी है वेव का और ये भी फॉर्मूला है वेव का, दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, वैसे ऊपर वाला ज़्यादा चलता है। ये भी पता होना चाहिए, a sin 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स, ये भी वेव की इक्वेशन है। अब इसमें वेव अगर मान लो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो फिर तो ये इक्वेशन है, और अगर नहीं हो रही, ऊपर नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो पीछे क्या आ जाएगा, अल्फा। अल्फा को बोलते हैं इनिशियल फेज है। ये याद रखना है, वेव ऑप्टिक्स में भी क्या हुआ है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस है, ये याद रखना है आपने। और सुपर पोजिशन ऑफ वेव में ये बता रखा है कि अगर मान लो सुपर पोजिशन ऑफ वेव में दो वेव आपस में मिलकर एक नई वेव बनाती है, जैसे लाइट की इंटरफेरेंस होती है, साउंड की भी होती है, तो अगर मान लो दो लाइट्स, दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती हैं और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरफेरेंस। और अगर मान लो दो वेव ट्रेवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव का बनना। और अगर दो वेव ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है, बहुत छोटा अंतर है, तो हम बोलते हैं बीट फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की, ये हमने ऑप्टिक्स में भी किया हुआ है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में फिक्स्ड एंड है और क्रेस्ट आ रहा है तो वापस ट्रफ जाएगा, भूलना नहीं है। और अगर मूवेबल एंड है, ये एंड फिक्स नहीं है, तो क्रेस्ट आ रहा है तो क्रेस्ट ही वापस आएगा, ये भी याद रखना है। ठीक, तो 180 का फेज चेंज फिक्स्ड एंड में होगा और फ्री एंड में बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव के अंदर दो किस्म की स्टेशनरी वेव बनाएंगे, एक ट्रांसफर स्टेशनरी वेव है, और जो कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में, एक खिंची हुई स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस की जाएगी, और एक लॉन्गिट्यूडनल है जो पाइप्स के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं।
इसके अंदर स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट दी बोथ दी एंड, तो अगर मान लो जो फिक्स्ड एंड है और दोनों एंड उसके बने हुए हैं, तो आपने ये वेव जाने की वेव है या आने की वेव है, थ्योरी को याद नहीं करनी। सुपर इम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आती है वो इसका ये फॉर्मूला है, यानी कि स्टैंडिंग वेव का ये फॉर्मूला है। बस मोटा मोटा याद करना है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ना पेपर में गिवन होती है, बस ये याद रखना है। फंक्शन एक में 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स आता है और एक में 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी आता है। कई बार ना इक्वेशन कंपेयर करने को आ जाती है, तो कंपेयर करने के लिए कम से कम बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। जहाँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स आएगा, 2 पाई लैम्डा इंटू वी टी आएगा, वो यूज़ कैसे करनी है क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इसके अंदर इसकी बाउंड्री कंडीशंस वाला कुछ पढ़ना नहीं है आपको, बस आपको मोड्स पता होने चाहिए। मोड्स के अंदर आपको ये बताया जाता है कि अगर ये मान लो पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन है स्ट्रेच स्ट्रिंग का, तो पहला जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है जिसमें दो कॉर्नर के नोड्स हैं। नोड्स का मतलब वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो आने वाला है, और एंटी नोड का मतलब जहां पर मैक्सिमम आने वाला है। तो नोड वो पॉइंट है जहां पर नोड्स एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो है, और ये वो पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो पहला केस जब बनेगा, जब स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे, तो पहला केस ये बनेगा जिसमें एक स्ट्रिंग लेंगे, दोनों एंड्स बने हुए हैं और एक एंड बिल्कुल फ्री टू, मीन्स इसका जो बीच वाला एंड है वो फ्री टू मूव है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। लेंथ की वैल्यू इसमें कितनी है, लैम्डा बाई 2 है, जैसे इसमें गिवन है L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो इसमें दिख रहा है क्योंकि एक वेव का मतलब क्या होता है लैम्डा, ये देखो ये एक वेव है, इसका मतलब होता है लैम्डा। और अगर मैं ऐसे कंप्लीट करूं तो ये आधी वेव का मतलब क्या होता है लैम्डा बाई 2। तो हाफ वेव का मतलब है लैम्डा बाई 2, कुछ वैसा। तो L इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2, ये जो वेवलेंथ निकलेगी उसकी वैल्यू लैम्डा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा 1 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से पहली फ्रीक्वेंसी आएगी V डिवाइडेड बाई 2L। ये मैं आपको टेबल की फॉर्म में भी याद कराऊंगा। इस पहली फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैं अभी बता दूंगा आपको। और स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट टी बाई म्यू होता है, ये भी हमने किया हुआ है। तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। वो पूछेगा कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्ट्रेच स्ट्रिंग में कितने नोड और कितने एंटी नोड है। 2 नोड्स हैं और एक एंटी नोड है, ये डायग्राम याद रखना। और क्योंकि आधी वेव है तो L की वैल्यू क्या होगी इसमें लैम्डा 1 बाई 2, ये भी याद रखना। इसके बाद सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये डायग्राम याद रखना है। इसमें 2 लूप्स बनते हैं। तो फर्स्ट मोड में 1 लूप बनता है, सेकेंड मोड में 2 लूप बनते हैं, थर्ड मोड में 3 लूप बनते हैं, ऐसे याद रखना है। तो इसके अंदर जो न्यू2 है वो क्या है, इसमें V बाई एल, इसमें कुछ नहीं, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। बस इसमें ये पूछेगा कितने नोड्स कितने एंटी नोड्स हैं, ये गिन के बता देना। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और ये बीच वाले एंटी नोड्स हैं। उसी तरीके से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 3 लूप्स हैं, तो काउंट करने को कहेगा इसमें कितने नोड कितने एंटी नोड्स हैं। तो यहाँ से 3 लूप में देख लेना कि 3 एंटी नोड्स हैं और इसमें 4 नोड्स हैं, याद रखना। उसके बाद पाइप ओपन एट वन एंड और क्लोज्ड एट अदर एंड। तो एक एंड पे पाइप ओपन है, एक पे क्लोज है, कुछ नहीं पढ़ना इसमें, आपने डायग्राम याद रखना है। वो पूछेगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने नोड और कितने एंटी नोड है। फर्स्ट मोड में एक नोड है, कोने का पॉइंट है, फिक्स्ड एंड है, और ओपन एंड में एंटी नोड है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है लैम्डा बाई 4, क्योंकि टोटल जो एक लूप है उसकी लेंथ क्या होती है लैम्डा बाई 2, और आधी का मतलब लैम्डा बाई 4। तो ये याद रखना है इसमें। उसी तरीके से आपको सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का याद रखना है। इसमें एक लूप एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो एक लूप एक्स्ट्रा ऐड करोगे, एक आधी लूप है, तो ये नोड है, ये नोड है, एंटी नोड है और एंटी नोड है। तो इस तरीके से ये डायग्राम याद रखना है। उसी तरीके से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसा कोई डायग्राम है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये डायग्राम है जिसमें एंटी नोड है, एंटी नोड है, नोड नोड एंटी नोड है। तो पूछेगा वो कि सेकेंड मोड थर्ड मोड में कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स हैं। ये सारे फॉर्मूलाज अभी बताऊंगा इसको कैसे करना है। और लास्ट केस है व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ दी एंड। जब पाइप दोनों एंड से ओपन है तो पहला केस याद रखना है, डायग्राम ऐसा बनता है जिसमें कॉर्नर पे एंटी नोड है क्योंकि ओपन एंड है, और एक बीच में नोड है जो कि क्लोज एंड है। तो इसकी जो लेंथ है वो लैम्डा बाई 4 है, इसकी लैम्डा बाई 4 है, तो कुल मिला के लेंथ क्या बनेगी लैम्डा बाई 2 बनेगी। तो ये पहला केस है। दूसरे केस में एक नोड एक्स्ट्रा ऐड कर देना और काउंट कर लेना कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स हैं। एंटी नोड एंटी नोड, एंटी नोड के बाद नोड आएगा, फिर एंटी नोड आएगा, फिर नोड आएगा और फिर एंटी नोड आएगा। इसकी लेंथ लैम्डा बाई 2 है, इसकी लैम्डा बाई 4 है, उसकी लैम्डा बाई 4 है, कुल मिला के क्या हो जाएगी लैम्डा हो जाएगी। उसी तरीके से इसमें नेक्स्ट मोड थर्ड मोड में कितने नोड्स एंटी नोड्स हैं, ये डायग्राम आपने याद रखने हैं। अब इसके फॉर्मूलाज ऐसे याद रखने हैं जो मैंने टेबल बना के दिया हुआ है इसमें। ये मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन।
और इससे एक कम का मतलब अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो जीरोथ ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन है, सेकेंड ओवरटोन है और थर्ड ओवरटोन है। मतलब फर्स्ट ओवरटोन यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ कोई ओवरटोन नहीं है, ये बेसिकली फंडामेंटल केस होते हैं। ओवरटोन यहाँ से स्टार्ट होते हैं एक काउंटिंग पीछे से। स्ट्रिंग टाइड एट बोथ द एंड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L है, ओपन एट वन एंड और क्लोज्ड एट अदर एंड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L है, और पाइप ओपन एट बोथ एंड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L है। इसमें और इसमें सेम होती है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं। जो सेकंड, अगर मैं स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड लूँ तो पहली फ्रीक्वेंसी V/2L है, दूसरी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है फंडामेंटल, तीसरी थ्राइस है, 4 टाइम्स है और फिर n टाइम्स है। ये सीक्वेंस याद करना है। पाइप ओपन एट बोथ एंड में पहली फ्रीक्वेंसी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम फंडामेंटल है, नेक्स्ट 5 टाइम फंडामेंटल है, नेक्स्ट 7 टाइम फंडामेंटल है और ऐसी ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल है। ये याद रखना है। इसमें पाइप ओपन एट बोथ एंड में फंडामेंटल है, 2 इंटू फंडामेंटल है, 3 इंटू फंडामेंटल है, 4 इंटू फंडामेंटल और n टाइम फंडामेंटल है। ये भी याद रखना है। तो इसमें वो पूछेगा कि फर्स्ट ओवरटोन में आपने टेबल में यहाँ जाना है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो फर्स्ट ओवरटोन में ये फ्रीक्वेंसीज का टेबल रेफर करके अपना आंसर देना है। एक टर्म यूज करते हैं इसमें ओवरटोन से वो कौन सा केस पूछेगा वो उसकी मर्जी, या वो मोड ऑफ वाइब्रेशन से पूछे वो भी उसकी मर्जी, या फिर हार्मोनिक्स। ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सारी फर्स्ट हार्मोनिक्स होती हैं। और मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक बोलते हैं। जैसे ये 2 टाइम फंडामेंटल है तो सेकेंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फोर्थ हार्मोनिक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ये सेवंथ है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ऐसे तो याद रखना, पाइप ओपन एट वन एंड क्लोज एट अदर एंड में ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है, बाकी में तो सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, 1 2 3 4 सारे प्रेजेंट है। तो टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसी वो कहते हैं बीट जनरेट होती हैं। जो बीट्स का फॉर्मूला है वो ये कुछ नहीं करनी थ्योरी आपने। बीट जनरेशन में ये याद करना है बीट फ्रीक्वेंसी, कि अगर मान लो एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी ν1 है और दूसरे की ν2 है, तो ऐसे केस में जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ν1 माइनस ν2। ये याद रखना और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये रही बीट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपने इसमें करना है, ये कुछ नहीं करना आपने इसमें। वैसे बता देता हूँ, ये कह रहा है कि अगर मान लो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/12 √T/μ। तो इसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी जो अंडर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनल है वो अंडर रूट ऑफ म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू का मतलब मास अपॉन लेंथ, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा जो मैं देख रहा था इसमें, ठीक है बाकी पेपर में देखेंगे। अभी ये थ्योरी में कुछ नहीं है करने वाला, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थ्योरीज है सारी। नेक्स्ट जो आपने करना है वेव की इक्वेशन। तो वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और ये कोई भी वेव की इक्वेशन को इससे आपने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये तो मैंने बेसिक्स कैसे बता रखे हैं। जैसे ये वेव की इक्वेशन है, कहेगा सब कुछ निकालो, वेलोसिटी निकालो, ओमेगा निकालो, तो तुम वेव की अपनी इक्वेशन यहाँ पे लिख लें, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। कंपेयर करके ओमेगा आ जाएगा, कंपेयर करके के आ जाएगा, कंपेयर करके इनिशियल फेज आ जाएगा। अब क्योंकि तुम्हारे पास ओमेगा आ गया और के आ गया, तो v का फॉर्मूला ओमेगा बाई के था, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू भी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन अभी कॉम्पिटिशन में बहुत आए हुए हैं, इसको एक बार ट्राई करते हैं। और इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि जैसे कोई भी वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन x माइनस वी टी या x प्लस वी टी की फॉर्म में रहता है। तो जैसे मान लो ये इक्वेशन गिवन है, कोई वेव इक्वेशन 6/x² + 3 की फॉर्म में चल रहा है और वो राइट की तरफ चल रहा है। जब वेव राइट की तरफ चलती है तो ये x माइनस वी टी होता है, और जब लेफ्ट की तरफ आती है x प्लस वी टी होता है। तो इसके अंदर वेलोसिटी आपको गिवन है 5, तो मार्क करेगा कि वेव की करेक्ट इक्वेशन क्या है, तो वेव की ये करेक्ट इक्वेशन मार्क करनी है। मतलब तुम्हें ऐसी गिवन होगी, तुम्हें v और t की फॉर्म में बताना होगा। अगर वेव अगर लेफ्ट से राइट जा रही है तो x माइनस वी टी लगा लेना, अगर मेरी तरफ आ रही है x प्लस वी टी वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको मार्क करना है। जैसे ये भी ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, y की वैल्यू e⁻⁻, ये पूरी की पूरी वैल्यूज इसमें गिवन है। इसके अंदर आपको कहेगा कि फिर से वेव की वेलोसिटी निकालो,
तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में से एडजस्ट करोगे। अब आप क्या करोगे, देखो जरूरी नहीं है कि वेव फंक्शन साइन या कॉस ही हो, तो इसके अंदर इस इक्वेशन में से कंपेयर करो ओमेगा टी और के एक्स के साथ, तो ये ओमेगा हो गया और ये के हो गया, ओमेगा और के आ गया, तो यहाँ से डिवाइड करके वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन के अंदर ही देखते हैं। और इसमें नोट्स एंटी नोट्स की ये शीट्स तो चलो आपने रिवाइज करनी ही करनी है, जो भी हमने इसमें ये लिखी हुई हैं। और इसमें हाँ, रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रेजोनेंस ट्यूब बेसिकली कुछ नहीं है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है और ओपन एट अदर एंड है। तो मैं एक्सपेरिमेंट के अंदर ये लैब में काम आता है, इसमें ये बताया जाता है कि रेजोनेंस ट्यूब है और क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड है, तो फंडामेंटल मोड जो है उसका कितना है, L1 है। और हुआ क्या, आपने पानी को नीचे गिराया, एयर कॉलम बढ़ गया, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आया। सेकेंड मोड के अंदर क्या होगा, सेकेंड मोड में ये एक एक्स्ट्रा नोड बना, एक एक्स्ट्रा लूप बना देना, बाकी डायग्राम एज इट इज है। तो तुम एक्सपेरिमेंट में इसकी लंबाई मापोगे, इसकी मापोगे, तो इन दोनों को माइनस करोगे, तो इनमें एक लूप का अंतर आएगा, क्योंकि इसमें एक लूप ज्यादा है और एक लूप की लेंथ क्या होती है, λ/2। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में तुम्हें L1 L2 गिवन है और तुमसे लैम्डा पूछ ले, तो तुम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे, लैम्डा, और फिर लैम्डा से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कैन बी कैलकुलेटेड V/λ, इसकी वैल्यू आएगी। ये याद रखना है आपने। इसके अलावा आपको ये याद रखना है एंड करेक्शन। जो एंड करेक्शन है, जो आपका एंटी नोड है, वो बिल्कुल यहाँ पे बनता नहीं है, थोड़ा बाहर बनता है, हवा में बनता है। कितनी दूर बनता है, उसको 0.3d बोलते हैं, 0.3 डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वैसे क्या होती है, V/4L, पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, V/4L1 प्लस 0.3d इसमें ऐड कर देना है। ये किसी न्यूमेरिकल में आएगा तब की तब देखेंगे एंड करेक्शन। मेरे को लगता है एक आध क्वेश्चन में शायद आ भी रखी है एंड करेक्शन। बाकी इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम भी आ जाती है कि एक ट्यूनिंग फोक है और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 बीट्स पर सेकेंड, तो विद अनदर ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 288। तो एक की फ्रीक्वेंसी 288 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी, जो दूसरा ट्यूनिंग फोक है उसके साथ जब ये इकट्ठे बजते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 है। बीट फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 है। वैक्स को लगा दिया किसी फोक के ऊपर, अननोन फोक के ऊपर, तो उसने 2 बीट्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन फोक। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि मान लो आपके पास 2 फोक है, एक फोक की फ्रीक्वेंसी 288 गिवन है और दूसरे अननोन फोक के साथ उसकी जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो 4 है। तो या तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 ज्यादा होगी या अननोन फोक की फ्रीक्वेंसी 4 कम होगी, 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी, दोनों में से एक आंसर आपको ऑब्जेक्टिव गिवन होगा। वो कह रहा है अननोन फोक के तुमने वैक्स लगा दिया। याद रखना वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी हमेशा घटती है, डिक्रीज होती है। तो तुमने मान लो वैक्स लगाया, जैसे 292 पे वैक्स लगाओगे तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 291 हो सकती है, 90 हो सकती है, 89, 88 कुछ भी हो सकती है। 284 पे लगाओगे तो 283, 282 कैसी भी हो सकती है। वो ये कह रहा है कि जब वैक्स लगाया तो 288 और ये जो फोक है उन्होंने नंबर ऑफ बीट्स 2 प्रोड्यूस की। तुम चेक कर लो यहां से जो आंसर आएगा वो कभी 2 नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारा डिफरेंस इसके साथ कितना है, अभी 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, तो ये बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर एक केस है 286 वाला केस है, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा मेरे पास आंसर 2 आ सकता है। तो ये आंसर ऑब्जेक्टिव मार्क कर देना 292। तो दोनों में से एक मार्क करना है तो ये वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही अगर वो ये कहते हैं कि मैंने फाइल कर दिया, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी घटती है, फाइलिंग से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उल्टा हो जाता है। फाइलिंग हम ना उसको थोड़ा सा कम कर देना, उसके जो प्रॉन्ग्स हैं उसको थोड़ा सा हम घिसा देते हैं फाइलिंग करके, तो वो तेज तेज मूव करते हैं, तो उल्टा हो जाएगा। फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है। कह रहा है ट्यूनिंग फोक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव 4 बीट्स पर सेकेंड विद अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 310 के साथ वो 4 बीट्स देता है दूसरा फोक, तो या तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी। इट गिव सेम नंबर ऑफ बीट्स ऑन फाइलिंग, फाइलिंग करने पे फ्रीक्वेंसी सेम है। अब देखो ना 306 की फाइलिंग करोगे 307 आंसर, 308, 309, 300 कुछ भी होगा। अब एक केस ऐसा आएगा जब इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। यही तो कह रहा है कि द्वारा आंसर 4 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स गिवन हो, और इसके अंदर ये सब आपने रिवाइज करना है जितना भी केस गिवन है। जो नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट तो आपको नहीं करना।
ओके, तो अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट आ जाता है सोनोमीटर का, तो याद रखना जो सोनोमीटर होता है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग का एग्जाम्पल फॉलो करता है, याद रखना स्ट्रेच स्ट्रिंग। नेक्स्ट है जो साउंड वेव है वो प्रेशर वेव की तरह काम भी करती है। तो प्रेशर वेव का मतलब, क्योंकि जब कंप्रेशन रेडिफेक्शन होते हैं तो पार्टिकल पास दूर जाते हैं, प्रेशर कम ज़्यादा होता है, तो प्रेशर की इक्वेशन होती है पी नॉट कॉस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स। वैसे ये क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन नहीं होती, मैंने देखा मेंस के अंदर आया हुआ प्रॉब्लम है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन बनानी नहीं है, तुम्हें गिवन होती है, तुम्हें कंपेयर करना होता है और कंपेयर करके ओमेगा या के की वैल्यू निकालनी होती है। इसको आज करके दिखाऊंगा मैं अभी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें वो है इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव होती है वो हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी होती है। तभी तो ये फॉर्मूला आता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला है इसमें जो किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है कि अगर आपका वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव, देखो नॉर्मली हम प्लेन वेव फ्रंट पे काम करते हैं, सबको मालूम है, पर अगर आपका सोर्स पॉइंट सोर्स है और स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो आपका एम्पलीट्यूड, इक्वेशन तो वेव की सेम रहेगी पर आपका एम्पलीट्यूड ए नहीं रहेगा, ए नॉट बाई एक्स रहेगा। क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम 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 होता जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रंट है। और ऐसे अगर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो आपकी वेव की इक्वेशन ए नॉट बाई एक्स नहीं रहती, ए नॉट बाई रूट एक्स होती है। और अगर आप प्लेन वेव फ्रंट है तो फिर ए नॉट कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम चेंज नहीं मानते। नॉर्मली 99% क्वेश्चन प्लेन पे आते हैं पर अगर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल पे आ जाए तो मैंने इक्वेशन बता दी इसको कैसे करना है। तो ये हमने कर लिया, प्रेशर वेव कुछ नहीं करना है इसमें। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं एक, ये सब हो गया। साउंड लेवल पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये फॉर्मूला है साउंड लेवल का। साउंड लेवल में जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला है, ये आई नहीं है, ये एस है, साउंड लेवल करो इससे, साउंड लेवल। साउंड लेवल निकालने का फॉर्मूला है 10 log आई बाई आई नॉट। आई नॉट का मतलब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे ईयर्स की 10 की पावर -12 स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू याद रखनी है। आई का मतलब साउंड की इंटेंसिटी है। तो साउंड की इंटेंसिटी से हम क्या निकाल लेते हैं, हम साउंड का लेवल निकालते हैं। तो जैसे, और ये डेसिबल में मेजर होता है, तो जैसे मान लो साउंड लेवल 10 डेसिबल है तो बोलो साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, तो तुम यहाँ पर 10 पुट कर देना, आई नॉट को 10 की पावर -12 पुट करना, मैथ्स लगा के आई की वैल्यू निकाल लेना आंसर। तो डिफरेंस ऑफ साउंड लेवल पे क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे ये रहा क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर आपको अभी ये क्वेश्चन तो करके ही दिखाता हूँ, रुको मैं जरा, इसमें PYQ में आया हुआ है, ये सब रिपीट है, रिपीट चीट्स है, ये रिपीट है। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, एक बार देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसके।